हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी हब ऑफिशियल में। तो आज दोस्तों हम आरवीएससी स्कूल व्याख्याता 2013 की जो परीक्षा हुई थी उस पेपर का हल करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपका पद्यांश है, तो पद्यांश को पढ़ते हैं। सच है मनुज बड़ा पापी है, नर का वध करता है। पर भूलो मत मानव के हित, मानव ही मरता है। लोभ द्रोह प्रतिशोध वैर, नरता के विघ्न अमित हैं। तप बलिदान त्याग के संबल भी न किंतु परमित हैं। मत सोचो दिन रात पाप में मनुज निरत होता है। हाय पाप के बाद वही तो पछताता रोता है। यह क्रंदन यह अश्रु मनुज की आशा बहुत बड़ी है। बतलाता है यह मनुष्यता अब तक नहीं मरी है। नहीं एक अवलंब जगत का आभा पुण्य वृत्ति की। तिमिर व्यूह में फंसी किरण भी आशा है धरती की। हाँ, आशा है धरती की। तो ये आपका पद्यांश था। आगे चलते हैं कि नरता के विघ्न कौन कौन से माने गए हैं। तो नरता के विघ्न दोस्तों आपके वो माने गए हैं कि वैर प्रतिशोध द्रोह है, लोभ, ये जो आपके हैं लोभ द्रोह है प्रतिशोध वैर। ठीक है, तो लोभ द्रोह है प्रतिशोध वैर, तो यहीं पर आ रहे हैं। ठीक है, ये हो जाएगा आपका उत्तर। आगे चलते हैं। उपर्युक्त अवतरण में यह क्रंदन यह अश्रु पंक्ति में किस प्रकार के आंसुओं की बात की गई है। तो दोस्तों यहाँ पर पश्चाताप के आंसुओं की बात की गई है। उक्त अवतरण में मानव के हित मानव ही मरता है, यानी कि मनुष्य ही मनुष्य के क्या है काम आता है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मैथिलीषण गुप्त। उक्त अवतरण में तिमिर व्यू में फसीकरण भी पंक्ति का भावार्थ क्या है। पश्चाताप और हताशा से घिरे मानव में नवजीवन की आशा का संचार। के तिमिर व्यू में फसीकरण भी आशा है धरती की, यानी कि जो पश्चाताप और हताश जो जीवन है, ठीक है, नवजीवन का क्या है उनमें आशा संचार करती है। मान लीजिए बहुत गहरा अंधेरा है और उसमें एक छोटी सी कोई हल्की प्रकाश की रेखा है वो दिखाई दे रही है, तो मनुष्य को आशा बनती है कि चलो कहीं ना कहीं क्या है। तो इसी प्रकार जो व्यक्ति पश्चाताप है, हताश है, निराशा है, उसमें भी क्या है नवजीवन की आशा के समान एक क्या है किरण दिखाई देती है। भावार्थ पे आपको ध्यान रखना, अर्थ नहीं पूछ रहा है, इसका भावार्थ पूछ रहा है, तो ये इसका भावार्थ हो जाएगा। गौतम ने ठीक ही कहा कि मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके सुख दुख को सहानुभूति के साथ देखता है। यह आत्मनिर्मित बंधन ही मनुष्य को मनुष्य बनाता है। अहिंसा, सत्य और अक्रोध मूलक धर्म का मूल उत्स यही है। उत्स होता है दोस्तों स्रोत। मुझे आश्चर्य होता है कि अनजाने में भी हमारी भाषा में यह भाव कैसे कैसे रह गया, लेकिन मुझे नाखून के बढ़ने पर आश्चर्य होता है। तो ये जो आपका गद्यांश है वो नाखून क्यों बढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी का दोस्तों एक निबंध है, वहाँ से लिया गया है। अज्ञान सर्वत्र आदमी को पछाड़ता है और आदमी है कि सदा उससे लोहा लेने के लिए कमर कसे हुए है। तो गौतम ने मनुष्यता किसे कहा है, तो जो मानव की दोस्तों मानव के साथ में क्या है सहानुभूति है, तदनुभूति है, उसको ही गौतम ने मनुष्यता कहा है। आत्मनिर्मित बंधन से क्या अभिप्राय है, आत्मनिर्मित बंधन, ठीक है, तो जो मनुष्य है दूसरे के प्रति सहानुभूति दिखाता है उसे ही यहाँ पर क्या है आत्मनिर्मित बंधन कहा गया है। तो अपने ऊपर नियंत्रण रखना, ठीक है, ये हो जाएगा। आगे चलते हैं सातवें का। अक्रोध मूलक धर्म का उत्स यही है। पंक्ति में आए उत्स का शब्द क्या है, तो उत्स माने दोस्तों होता है आपका स्रोत होता है, यहाँ पर दोस्तों स्रोत है, ठीक है। नाखून बढ़ने का भाव क्या है, हिंसक होना, निरंतर वृद्धि होना, नाखून ना काटना, नाखून का महत्व स्वीकार करना। तो नाखून बढ़ने का है दोस्तों आपका भाव हो जाएगा आपके हिंसक होना, ये हिंसक प्रवृत्ति को दिखाता है। अर्ध सरकारी पत्र के बारे में कौन सा कथन गलत है, इसकी भाषा आदेशात्मक नहीं होती, ये तो दोस्तों बिल्कुल सही है, क्योंकि जो अर्ध सरकारी जो पत्र है, ठीक है, वो बिल्कुल
आदेशात्मक तो आपका सरकारी पत्र हो जाएगा, लेकिन अर्ध सरकारी पत्र है उसमें क्या है, किसी जान पहचान से क्या है, एक औपचारिक औपचारिक नहीं बल्कि अनौपचारिक और व्यक्तिगत रूप से भी थोड़ी सी बातचीत होती है। इसमें प्राप्त करने वाले को पद नाम से संबोधित किया जाता है। यही दोस्तों यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर उसके नाम से उसके आगे प्रिय सुश्री, ठीक है, प्रिय सुश्री हो जाएगा। इस प्रकार के आदर सूचक शब्दों का प्रयोग भी किया जाता है, नाम भी लिया जाता है, फिर उसका पदनाम भी लिया जाता है, तो ये इसमें गलत हो जाएगा। इसके ऊपर बाईं ओर प्रेषक का नाम पदनाम लिखा होता है, बिल्कुल सही है। इसमें सबसे ऊपर कार्यालय, संस्था, विभाग का नाम, उसके स्थान का उल्लेख होता है, बिल्कुल सही है। अर्ध सरकारी पत्र का इधर आ जाएगा आपका प्रेषक का नाम, इधर आ जाएगा विभाग का नाम हो जाएगा, ठीक है, विभाग का स्थान हो जाएगा, दिनांक आ जाएगा, यहाँ पर आपका पत्रांक आ जाएगा। उसके बाद में आपका प्रिय सुश्री से शुरुआत होती है, ठीक है, महोदय वगैरह कुछ नहीं होता है। आपका मूल ढांचा आ जाएगा। उसके बाद में जो प्रेषक जिसको भेजा जा रहा है नीचे की साइड में, और जो बाएं हाथ पर यहाँ पर आपका जो जिसको भेजा जा रहा है उसका नाम आ जाएगा, पद आ जाएगा। यहाँ पर आपका क्या है, शुभेक्षु जैसे शब्दों का प्रयोग होता है, ठीक है, भवदीय नहीं होता है, शुभेक्षु होता है आपका ठीक है, आपकी शुभेच्छा करने वाला हितेक्षु हो जाएगा, शुभेक्षु, इस प्रकार के शब्दों का हस्ताक्षर होता है। फिर यहाँ पर क्या है, पूरा नाम लिखा होता है। ये आपका अर्ध सरकारी पत्र है। किसी पत्र के आवश्यक घटकों में सरकारी पत्र में कौन सा घटक नहीं होता है? तो सरकारी पत्र में आप वैसे भी आप लगा सकते हैं संबोधन, दिनांक, पत्रांक तो होंगे ही होंगे, लेकिन अभिवादन है दोस्तों ये नहीं होता है। बैठक में लिए गए निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिए जो पत्र जारी किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो इसको दोस्तों कहा जाता है आपके परिपत्र कहा जाता है। स्वयंव्रत प्रस्तुति का सही क्रम कौन सा है? तो स्वयंव्रत प्रस्तुति का हो जाएगा आपके सही क्रम, सबसे पहले तो हम अपना नाम देते हैं, फिर पिता का नाम देते हैं, फिर माता का नाम देते हैं, जन्म तिथि और वर्तमान पता। तो 12वें का हो जाएगा आपका तीसरा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शब्दकोश में पहले आएगा? हालांकि अब की बार आरपीएससी नहीं था, लेकिन पहले ये दोस्तों शब्दकोश वाला पूछा जाता था। तो ग्रहण, गिलानी, गुरु, गृहीत। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपके गुरु हो जाएगा, ठीक है, गुरु इसका उत्तर हो जाएगा, शब्दकोश में पहले आएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शब्दकोश में सबसे बाद में आएगा? तो यहाँ पर जो बाद में आएगा हिरास, हार्दिक, हृदय, ऋषिकेश। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपके हिरास, ठीक है, क्योंकि हृदय है और ऋषिकेश है, तो ये तो यहाँ से कट जाएंगे। फिर यहाँ पर हार्दिक बसता है, हिरास बसता है, ठीक है, तो ये भी यहाँ पर कट जाएगा, तो फिर यहाँ पर हिरास है, से आ जाएगा, दय से पहले दय से बाद में आता है से, तो यहाँ पर हिरास आ जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द की संधि ही गलत है? इस क्वेश्चन को दोस्तों आरपीएससी ने क्या है डिलीट कर दिया गया था, क्योंकि सद्दन मार्ग सन्मार्ग तो होता है, सद्दन गति सदगति होती है, लेकिन ये यहाँ पर गलत है और ये भी यहाँ पर गलत है। आगे चलते हैं। निर्लेप शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो निर्लेप का होगा दोस्तों निधन लेप, यहाँ पर विसर्ग नहीं है, ठीक है, ये थोड़ी सी यहाँ पर मिस्टेक होगी टाइपिंग में। तो निर्लेप शब्द का जो संधि विच्छेद होगा वो हो जाएगा आपके निधन लेप हो जाएगा। बारहसिंगा शब्द में कौन सा समास है? तो दोस्तों बारहसिंगा समास है एक पशु विशेष के लिए यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है। भाई आप मुख्य भाव को समझिए, बारहसिंगा क्या है, एक पशु विशेष होता है, ठीक है। चौराहे तो बहुत सारे मिल सकते हैं, ठीक है, बहुत बार कंफ्यूज होता है कि जो हमारा द्विगु समास है, ठीक है, कि भाई तिरंगा है, चौराहा है, और आपके जहाँ पर संख्या आ गई तो संख्या देखते समय शायद सीधे क्या है हम द्विगु लगा दो, ये ट्रिक बताई जाती है। ट्रिक मैं बताई जा रहा हूँ, हालांकि संख्या देख करके द्विगु लगाना है, लेकिन एक बार देख लेना है कि भाई किसी विशेष के लिए तो नहीं हो रहा है प्रयुक्त, ठीक है। यदि पहला पद दूसरा पद नहीं हो उसमें प्रधान, बल्कि अन्य पद प्रधान हो, यानी कि किसी विशेष के लिए प्रयुक्त हो रहा हो, तो फिर क्या है उसमें बहुब्रीहि समास लगाएंगे। चौराहा, ठीक है, चार राहों वाला स्थान जहाँ पर भी मिल जाएगा उसको क्या है हम कह देंगे चौराहा। लेकिन यहाँ पर बारहसिंह का दोस्तों एक पशु विशेष होता है जिसके 12 सिंह होते हैं, तो यहाँ पर बहुब्रीहि समास हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शब्द का समास विग्रह सही है? जैसे कि आपका अष्टाध्यायी है, अष्टाध्यायी, ठीक है। अब यहाँ पर यदि अष्टाध्यायी शब्द का प्रयोग, ध्यान रखना, अष्टाध्यायी शब्द का प्रयोग 8 अध्यायों वाली पुस्तक के लिए होगा, तो फिर यहाँ पर क्या है
सामान्य के लिए होगा तो फिर यहाँ पर आ जाएगा आपके द्विगु समास। लेकिन यदि अष्टाध्यायी का प्रयोग पाणिनिकृत अष्टाध्यायी के लिए होगा तो फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। जैसे कि आपका पीताम्बर है, ठीक है, पीताम्बर का यदि हम विग्रह करते हैं, पीला वस्त्र करते हैं, ठीक है, तो पीला वस्त्र तो हो जाएगा आपका क्या, कर्मधारय समास। और यदि हम करते हैं पीलाम्बर, पीला वस्त्र पहना है जिसने वो है, तो फिर यहाँ पर कृष्ण हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ऑप्शन के आधार पे समझना है और उसका ध्यान दे करके आपको, क्योंकि बहुत बार जल्दी में हमको रटा हुआ होता है और हम कर देते हैं। निम्नलिखित में से किसी शब्द का समास विग्रह सही है, तो यहाँ पर सही पूछ रहा है दोस्तों, तो सही वनवास ये गलत हो जाएगा, सरप्रिय ये भी गलत हो जाएगा, गृह प्रवेश घर में प्रवेश हो जाएगा दोस्तों, हवन सामग्री हवन की सामग्री, हवन के लिए सामग्री होता है, तो गृह प्रवेश यानी कि घर में प्रवेश हो जाएगा, ये आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शब्द में लय प्रत्यय है, तो लय प्रत्यय अमल, अमल में भी नहीं है, कोमल ये भी नहीं है, चपल ये भी नहीं है, श्यामल श्याम प्लस लय। भाई प्रत्यय के लिए आपको एक मुख्य चीज़ सीख लेनी है, उपसर्ग या प्रत्यय। उपसर्ग या प्रत्यय किसी शब्द के आगे लगते हैं, उपसर्ग होगा, ठीक है। प्रत्यय किसी शब्द के अंत में लगते हैं। प्रत्यय किन से लगता है, या तो धातु से लगेगा, ठीक है, या फिर आपके क्या है, शब्दों से लगेगा। तो वहाँ पर यदि तोड़ के आपका शब्द निकल रहा है और सार्थक शब्द है तो वो प्रत्यय हो जाएगा। कोमल है, कोम धन लय, तो कोम कोई शब्द है नहीं। अम धन लय, अम नहीं है। चप धन लय, चप नहीं है। लेकिन श्याम धन लय, श्याम एक शब्द है, सार्थक शब्द है, तो ये यहाँ पर क्या है, श्यामल हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द में एरा प्रत्यय नहीं है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रत्यय है, तो प्रत्यय क्या है, शब्द से लगता है और आपके क्रियाओं से लगता है। तो देखते हैं, घन, ठीक है, घना से बनता है, घना, घना प्लस एरा घनेरा। सांप, सांप प्लस एरा सपेरा। मामा प्लस एरा ममेरा। लेकिन दोस्तों सवेरा किससे बनेगा, सवा या सब, सब, ठीक है। तो वो शब्द भी ऐसा होना चाहिए जिससे क्या है, अर्थ उसका क्या है, निकलता हो, उससे संबंधित अर्थ निकल। जैसे श्यामल है, तो श्यामल किससे कहते हैं, जिसका रंग क्या है, थोड़ा सा श्यामला हो, ठीक है, या काला हो, तो श्याम का अर्थ ही काला होता है, ठीक है। तो इसमें प्रत्यय तो उसी अर्थ को ही क्या है, इंगित करेगा। सपेरा, सांप से संबंधित अर्थ है सपेरा, ठीक है। मामा ममेरा, तो मामा से संबंधित अर्थ को प्रकट करता है। घनेरा, घने से संबंधित अर्थ को प्रकट करता है। लेकिन दोस्तों सवेरा में यदि हम सवा लगाएंगे, ठीक है, तो इससे कोई अर्थ है वो प्रकट नहीं होगा। निम्नलिखित में से किस शब्द में, जैसे कि आपकी एक संधि विच्छेद है, रमा, रमेश है, रमेश, रमेश, ठीक है। अब रमेश है, अब रमेश में दोस्तों राम धन ईस भी कर सकते हैं, ठीक है, और रमा, रमा धन ईस भी कर सकते हैं, ठीक है। आधन, आधन ई बराबर वो रमेश ही बनेगा। लेकिन यहाँ पर हमें देखना है कि भाई रमेश कहते किसको हैं, रमेश कहते हैं दोस्तों विष्णु को, ठीक है। और विष्णु तो दोस्तों राम का ईस तो होगा नहीं, तो रमा यानी लक्ष्मी हो जाएगा। लक्ष्मी का जो पति है वही रमेश हो जाएगा। इसी प्रकार से विमलेश, ठीक है। तो ये हमें देखना है कि सार्थकता कहाँ पर हमें दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर विमल धन ईस भी कर सकते हैं, विमला धन ईस भी कर सकते हैं। तो विमलेश किसको कहा जाता है, ब्रह्मा को कहा जाता है। विमला किसको कहा जाता है, सरस्वती को कहा जाता है। तो विमला धन ईस कर देंगे तो यहाँ पर क्या है, हमारा विमलेश सही होगा। विमल धन ईस नहीं होगा, उसमें दे रखे होंगे दोनों, लेकिन हमें सार्थक देखना है कि भाई विमल धन ईस से तो हमारा कोई विमलेश का कोई मतलब नहीं है। ब्रह्मा का क्या अर्थ निकल रहा है, नहीं निकल रहा है। संबंधित अर्थ कब निकलेगा, जब सरस्वती के पति ब्रह्मा बताए जाएंगे। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द में अप उपसर्ग नहीं है, तो यहाँ पर अप प्लस आदान, अप प्लस मान, अप प्लस बाद। अब उपसर्ग का जो अर्थ दे रखा होता है दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। अप प्लस आदान अपादान, ठीक है। अप प्लस मान अपमान, अप प्लस बाद अपवाद, ठीक है। अप का क्या होता है, अपमान या तो नीचा होता है या फिर बुरा होता है, ठीक है, बुरा होता है। अपमान क्या होता है, बुरा, ठीक है। तो यहाँ पर अपवाद, यहाँ पर अपमान, अप प्लस आदान। लेकिन अपधन रोक्ष यहाँ पर दोस्तों अपर है, ठीक है, अपर है यहाँ पर, ये गलत हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द युग्म गलत है, इष्ट का अनिष्ट हो जाएगा, शली का निश्चल हो जाएगा, उत्कर्ष का विकर्ष और सानुनासिक का निरुनासिक। तो इसमें से दोस्तों जो गलत हो जाएगा वो हो जाएगा आपके उत्कर्ष और अपकर्ष हो जाएगा, ठीक है। इष्ट का अनिष्ट हो जाएगा, बिल्कुल सही है। छली का हो जाएगा निश्चल हो जाएगा, ठीक है, छल निश्चल, छली का निश्चल, सानुनासिक और निरनुनासिक।
आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से सही विलोम शब्द युग्म कौन सा है? पाठ्य, स्वपाठ्य, नत का अवनत हो जाएगा, शिष्ट का संश्लिष्ट का विश्लिष्ट, ये गलत है दोस्तों, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। शिष्ट का विशिष्ट हो जाएगा, नत का अवनत, पाठ्य का सुपाठ्य। तो सही जो हो जाएगा दोस्तों इसमें यही हो जाएगा, क्योंकि नत है, अवनत ये एक सही है, पाठ्य सुपाठ्य ये भी आपका एक सही है, और शिष्ट का विशिष्ट ये भी आपका एक सही है। तो संश्लिष्ट और विश्लिष्ट है जो इसमें क्या है, विलोम शब्द सही है। आगे करते हैं। चाहे संश्लेषण विश्लेषण हो तो इसी प्रकार के एक जैसे बन जाएंगे। निम्नलिखित में से बर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द है वो अशुद्ध है? तो बर्तनी की दृष्टि से दोस्तों देखिए, वापस हमारा सही है, पड़ोसी हमारा सही है। ध्यान रखना इस पड़ोसी के नीचे ये भी दे रखा होता है और ये भी दे रखा होता है, तो इस बिंदी को याद रखना, ठीक है, ये बिंदी बहुत ज़रूरी है। त्योहार, तो त्योहार है दोस्तों वो ऐसा लिखा जाता है त्योहार, ठीक है, तो ये त्योहार है, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अधीन है वो तो सही है, तो 25 का उत्तर हो जाएगा आपका 3। 25 का उत्तर हो जाएगा आपके 3 हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? व्याकरण की दृष्टि से हमें शुद्ध वाक्य देखना है। क्योंकि वह मोटा था इसलिए धीरे चलता है, क्योंकि वह मोटा है इसलिए धीरे चलता है, ये भी देखते हैं। मैं वहाँ पहुँचा ही था जबकि आप आ गए, तो ये दोस्तों यहाँ पर गलत है। उसने मुझे खाने को बुलाया, खाने पर बुलाया। रविवार के दिन सभी जगह छुट्टी रहती है, तो ये भी यहाँ पर दोस्तों गलत है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका पहला। आगे चलते हैं। इनमें से पदक्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? वहाँ बहुत से पशु चरते और पक्षी उड़ते हुए देखे गए। पदक्रम की दृष्टि से देखना है दोस्तों, ठीक है। आगे यह उपहार उसे चौथी विवाह की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पदक्रम यहाँ पर हमारा गलत मिल रहा है, क्योंकि ये पदक्रम होना चाहिए कि यह उपहार उसे विवाह की चौथी वर्षगांठ पर, चौथी विवाह नहीं दोस्तों, चार विवाह कोई नहीं करता है, तो देखिए कितना बड़ा फिर पड़ जाता है। तो वर्षगांठ पर मिला था, लेकिन चौथी विवाह की चौथी वर्षगांठ पर उसे उपहार मिला था, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। प्रसाद और प्रासाद ये सब आप जानते ही हैं। प्रसाद माने क्या होती है? कृपा होती है। प्रासाद माने क्या होता है? महल होता है। कृपा और महल होता है। आदि और आदि शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? तो आदि माने दोस्तों क्या होता है? प्रारंभिक, ठीक है, और आदि माने क्या होता है? अभ्यस्त होता है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके प्रारंभ और अभ्यस्त। रास्ते में खाने के लिए ले जाने वाली भोज्य सामग्री को क्या कहते हैं दोस्तों? ये कहते हैं आपके पाथेय, ठीक है, पथिक कहते हैं जो रागीर है, और पाथेय जो सामग्री रास्ते में ले जाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थक शब्द अज से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों अज माने क्या होता है? ब्रह्मा भी होता है, ठीक है, और दशरथ के पिता का नाम भी था दोस्तों अज था, ठीक है, अज दशरथ उनके राम। वक बकरा भी होता है दोस्तों, लेकिन क्या है? कमल नहीं होता है। जल प्लस अज माने होता है दोस्तों जन्म लेने वाला, ठीक है, तो जल में जो जन्म लेता है वो जलज कहलाता है, कमल कहलाता है। इनमें से जनसंचार का दृश्य श्रव्य यानी दिखाई भी देता है, सुनाई भी देता है, तो दोस्तों दूरदर्शन हो जाएगा। जनसंचार की विशेषताओं के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? जनसंचार में प्रसारित संदेशों की जो प्रवृत्ति है वो सार्वजनिक होती है, बिल्कुल सही है। उसमें ढेर सारे द्वारपाल होते हैं, ये भी बात सही है। जनसंचार माध्यम चलाने के लिए औपचारिक संगठन जरूरी है, बिल्कुल दोस्तों जरूरी है। टीवी है, रेडियो है, ठीक है, कोई भी आकाशवाणी है, तो इनके लिए आपको औपचारिक संगठन की एक बिल्कुल आपका केंद्र होना चाहिए, ठीक है, घर में बैठ करके आप नहीं चला सकते। संचारक और प्राप्तकर्ता के बीच सीधा संबंध होता है, यही दोस्तों गलत है, ठीक है, सीधा संबंध नहीं होता है, क्योंकि संचार कर रहा है एंकर मान लीजिए बोल रही है तो टीवी बीच में आ गया, ठीक है, कैमरा रडार वगैरह जो भी उपग्रह बीच में आ गए, जब जा करके आपके क्या श्रोता या दर्शक तक वो बात पहुंच रही है। आगे चलते हैं। टीवी के द्वारा जनसंचार के संबंध में कौन सा कथन सही है? प्रत्यक्षदर्शियों के कथन दिखा और खबर को सुनाकर प्रमाणिक बनाना एंकर बाइट कहलाता है, तो दोस्तों ये आपका गलत है, ठीक है, तो ये आपका क्या है? गलत हो जाएगा, यही आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। और एंकर पैकेज में एंकर बाइट का समावेश नहीं है, तो ये भी आपका क्या है? नहीं दोस्तों, ये आपका क्या है? ये आपका जो आपकी खबरें दिखाई, जैसे ये टीवी है, यहाँ नीचे खबरें चलती रहती हैं छोटी छोटी, वो एंकर वाइट ही कहलाती हैं, ठीक है। वाइट माने कटिंग होती है, छोटी छोटी खबरों की कटिंग एंकर वाइट कहलाती है। एंकर पैकेज में एंकर वाइट का समावेश नहीं है, ये गलत है, ये गलत है, और आपका ये भी गलत है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पहला।
आगे चलते हैं। सफल रेडियो नाटक लिखने के लिए क्या आवश्यक नहीं है? सही कहानी का चयन करना दोस्तों बिल्कुल आवश्यक है। पात्रों की सीमित संख्या रखना बिल्कुल सही है। पौराणिक साहित्य का ज्ञान होना दोस्तों आवश्यक नहीं है। विज्ञापन के संबंध में सही कथन है। विज्ञापन जनसंचार का माध्यम है, बिल्कुल है। विज्ञापन एक सही कथन है। मुफ्त ही प्रकाशित विज्ञापन एक समाचार का, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। फीचर को कहा जाता है, तो फीचर को दोस्तों रेडियो रूपक भी कहा जाता है। ठीक है, हालांकि दोस्तों ये क्वेश्चन है वो आपके आरपीएससी ने गलत वो डिलीट कर दिया था। चलिए आपके डायरी लेखन की विशेषता नहीं है। स्पष्ट कथन, आत्मीयता, असंबद्धता, निकटता। तो दोस्तों यहाँ पर असंबद्धता हो जाएगी। आगे चलते हैं। अंतरा भाग में तुलसी के पद की यह पंक्ति किस तरफ इंगित करती है? तदपि दिनई दिन होत झांवरे मनो कमल हिम्मारी। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो पंक्ति है वो आपकी करती है घोड़ों की तरफ है। ठीक है, कौशल्या जब कहती है तो यहाँ पर घोड़ों की तरफ इंगित करती है। हेम कुंभले ऊषा सवेरे भरती ढुलकाती सुख मेरे। ये आपकी प्रसाद की दोस्तों आपकी बहुत ही प्रसिद्ध आपका गीत है कि अंबर पनघट में डुबो रही तारागट उषा नागरी, बीती विभावरी जागरी। खग खग कुल कुल सा बोल रहा, किसले का अंबर डोल रहा, लोये लतकावी भटराई, मधु मुकुल नवल रस घाघरी। अधरों में राग अमंद पिए, अलकों के मलियज बंद किए, तू अब तक सोई है आली आंखों में भरे बेहागरी। तो ये आपकी है। तो दोस्तों रूपक और मानवीकरण का बहुत ही सुंदर यहाँ पर उदाहरण है। प्रमुख अलंकार कौन सा हो जाएगा? तो प्रमुख अलंकार हो जाएगा आपके रूपक अलंकार। आगे चलते हैं। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था, जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई। आरोह भाग में संकलित इस पद्यांश में बात की चूड़ी मर गई का भावार्थ क्या है? तो बात दोस्तों निष्प्रभावी और निरर्थक हो गई। आगे चलते हैं। आरोह भाग 2 में संकलित महादेवी वर्मा रचित भक्तिन पाठ किस साहित्यिक विधा के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों इसकी शुरुआत में ही दे रखा है संस्मरणात्मक ये रेखा चित्र है। अंतराल में संकलित बिसुहर की माटी, पहाड़ में डोंडा, मजगिदबा, फेंटारा, धोर, कड़ाइच आदि शब्दों का संबंध है वो किससे है? तो ये दोस्तों आपकी ये कड़ाइच है, फेंटारा है, ये आपकी सांपों की विभिन्न जातियाँ हैं। आगे चलते हैं। वेतान में संकलित अतीत में दबे पांव पाठ के अनुसार मोहनजोदड़ो की आबादी है वो कितनी थी? तो मोहनजोदड़ो की जो आबादी हो जाएगी दोस्तों वो हो जाएगी आपके 85,000। कबहू समझी बन गमन राम को रही चकी चित्र लिखी सी। पंक्ति में कौन सा सात्विक अनुभाव है? तो पंक्ति में दोस्तों क्या है? चित्र लिखी सी, चित्र के समान क्या है वो चकित होकर के क्या है स्तंभित हो जाती है। तो यहाँ पर आपका क्या है स्तंभ भाव है हो जाएगा। स्तंभ यानी कि जड़ता आ जाइए, स्तंभ हो जाएगा स्तंभन। आगे चलते हैं। शिवालिक का क्या अर्थ है? शिवालिक क्या शिव की जटाजूट का निचला हिस्सा तो नहीं है? लगता तो ऐसा ही है कि शिव की लटियाई जटा ही इतनी सूखी और नीरस और कठोर हो सकती है। यह गद्यांश अंतरा के किस पाठ से उद्धृत है? तो ये जो गद्यांश है दोस्तों आपके कुटज पाठ से उद्धृत हो जाएगा। आगे चलते हैं। अंतरा भाग 2 पुस्तक में किस कवि के कवित्व और सवैया संकलित हैं? तो यहाँ पर जो कवित्व और दोस्तों कवैया संकलित हो जाएंगे केशव दास के, तो आपके वाणी जगरानी की जो उदारता बखानी जाई। ठीक है, और विद्यापति के तो नहीं है, मलिक मोहन जैसी घनानंद के भी हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर दोस्तों दोनों था। ठीक है, तो इसलिए इसको डिलीट कर दिया गया था क्योंकि केशव दास के 2 सवैया हैं और आपका एक आपका क्या है सिंधु तरे उनको बंदरा और पंचवटी वाला है, और आपका वाणी जगरानी की उदारता वाली वो थी। घनानंद के भी सवैया और कवित्व हैं वो संकलित थे। कार्नेलिया का गीत प्रसाद के किस नाटक का प्रसिद्ध गीत है? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा चंद्रगुप्त। ठीक है, कार्नेलिया गीत अरुणिय मधुमेह देश हमारा। जूझ रचना के लेखक को कविता लिखने की प्रेरणा है वो किससे मिली थी? तो जूझ ये दोस्त इनको मिली थी, प्रेरणा मिली थी आपके सौंदल गेकर से। ठीक है, वेतान में संकलित डायरी के पन्ने के अनुसार एनी फ्रैंक मानव जाति की निरंतरता बनाए रखने का श्रेय किसको देती है? तो ये दोस्तों देती है आपके औरतों को देती है। आरोह में संकलित कहानी नमक में लेखिका ने किस प्रकार के नमक की बात की गई है? तो यहाँ पर दोस्तों क्या है आपके लाहौरी नमक की बात की गई है। आगे चलते हैं। आरोहण कहानी में भुइला चल ग्यार चल में भुइला का क्या अर्थ है? तो भुइला का अर्थ हो जाएगा दोस्तों आपके भाई। ठीक है, ये आपके क्या है उसके बड़े भाई कहते हैं। रघुवीर साय की कविता कैमरे में बंद अपाइज का मूल भाव क्या है? दूरदर्शन अपाइज की पीड़ा नहीं है, दूरदर्शन कार्यक्रमों को प्रस्तुत करने की प्रविधि, दूरदर्शन पर कार्यक्रम प्रस्तुति की विडंबना का सच हो जाएगा दोस्तों। सूरदास की झोंपड़ी की भाषा है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बोलचाल की प्रचलित हिंदी।
आगे चलते, संकलित रचना में भीष्म साहिनी ने बरदा स्टेशन से सेवाग्राम की दूरी कितनी मील बताई है? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों लगभग आपके क्या है 5 मील बताई है। आगे चलते हैं, आदिकाल की भाषा को पुरानी हिंदी नाम से कौन कहता है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी कहते हैं। अपभ्रंश का वाल्मीकि किस कवि को कहा गया है? तो दोस्तों ये आपका स्वयंभू को कहा गया है। मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ जानना चाहते हो तो हिंदवी में पूछो। यह कथन दोस्तों आपके किसका है? अमीर खुसरो का हो जाएगा। आदिकाल की किस रचना में पद्य के साथ साथ प्राचीन गद्य के उदाहरण भी मिलते हैं? तो ये आपका राउलवेल हो जाएगा। गद्य और पद्य की चंपू काव्य की ये कृति हो जाएगी दोस्तों। आगे चलते हैं, आदिकालीन धातु साहित्य की सामान्य प्रवृत्तियों और विषय वस्तु की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर युद्धों का सजीव चित्रण हुआ है, व्यक्ति के शौर्य के प्रदर्शन का चित्रण हुआ है, व्यापक राष्ट्रीयता नहीं दोस्तों, यहाँ पर संकुचित राष्ट्रीयता का प्रयोग देखने को मिलता है, विलासतापूर्ण सामंती जीवन का वर्णन ये भी होगा। उत्तरी भारत में राम भक्ति साहित्य का मूल प्रेरक किसे माना जाता है? तो दोस्तों रामानंद को माना जाता है। निम्नलिखित में से किस संत या भक्त का संबंध निर्गुण काव्य धारा से नहीं था? तो यहाँ पर दोस्तों कुंभन दास है, कृष्ण काव्य धारा से संबंधित थे। निम्नलिखित में से कौन सा कृष्ण भक्त स्वामी विट्ठलनाथ का शिष्य नहीं था? तो कौन सा कृष्ण भक्त है गोस्वामी विट्ठलनाथ का शिष्य नहीं था? तो ये दोस्तों आपका क्या है? कुंभन दास ही हो जाएंगे यहाँ पर। 64 का, इनमें से कौन सी रचना प्रेमाख्यान परंपरा से संबद्ध नहीं है? तो दोस्तों संदेश रासक है, आदिकाल की है। पुष्टि मार्ग के संस्थापक आचार्य हो जाएंगे आपके बल्लवाचार्य। तुलसीदास की कौन सी रचना कवित्त सवैया पद्धति के अंतर्गत आती है? तो तुलसीदास की आ जाएगी आपके कवितावली आ जाएगी, कवित्त और सवैया है इसमें। संत कबीर के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? राम और कृष्ण में उनकी श्रद्धा थी, यही नहीं है दोस्तों। वे शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभव को अधिक प्रामाणिक मानते थे, अद्वैतवाद से प्रभावित थे। उन्होंने माया का मानवीकरण करके उसे कंचन और कामनी का पर्याय माना, ये तीनों बात सही है। भक्ति काल की किस शाखा में ईश्वर की कल्पना सभी रूप में की गई है? तो दोस्तों जो ज्ञान मार्ग की शाखा है, ठीक है, वहाँ पर आपका क्या है? कबीर को, राम को दोस्तों क्या है? भरतार पति भी माना गया है, ठीक है, राम से भी है, कृष्ण भी कहा गया है। तो दाम्पत्य रूप में, सख्य रूप, सभी भावों के रूप में ज्ञान मार्गी में क्या है? यहाँ पर कल्पना की गई है। संत मत की साधना दोस्तों क्या कहलाती है? तो सहज साधना कहलाती है। सगुण और निर्गुण भक्ति की तुलना की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोनों ही दोस्तों गुरु की महत्ता स्वीकार करते हैं, बिल्कुल दोस्तों सही है। सत्संगति पर बल देते हैं, बिल्कुल सही है। तीर्थाटन पर दोस्तों सगुण वाले तो जोर देते हैं, लेकिन जो आपके निर्गुण हैं, कबीर आदि हैं, वो यहाँ पर जोर नहीं देते तीर्थों पर। दोनों ही नाम स्मरण की महिमा स्वीकारते हैं, बिल्कुल सही है। केशव दास की निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी रचना लक्षण ग्रंथ के अंतर्गत नहीं आती? रसिक प्रिया आती है, कवि प्रिया आती है, छंदमाला आती है, विज्ञान गीता दोस्तों नहीं आती है, ज्योतिष संबंधी ग्रंथ है। भाषा भूषण ग्रंथ के रचयिता हो जाएंगे आपके जसवंत सिंह। आगे चलते हैं, समझे कविता घन आनंद की ही आँखें नेह की पीर तक ही दोस्तों 2 सवैया लिखे हैं ब्रजनाथ ने। घनानंद के ऊपर बहुत ही प्रसिद्ध इनकी पंक्तियाँ हैं, तो ये बार बार पूछी जाती हैं, ब्रजनाथ। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीति मुक्त धारा का नहीं है? तो घनानंद, आलम, बोधा ठाकुर और आपके क्या है? द्विजदेव हो जाएंगे। तो पद्माकर यहाँ पर नहीं है। रीति काव्य की भूमिका ग्रंथ के रचयिता हो जाएंगे डॉक्टर नगेंद्र। इनमें से किस लक्षण ग्रंथ के लेखक भिखारी दास हैं? तो दोस्तों काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, ठीक है, ये इनके ग्रंथ हैं। काव्य निर्णय सर्वांग विवेचन ग्रंथ माना जाता है। रीति काल के कवियों के परिचयात्मक विवरण के लिए रामचंद्र शुक्ल ने इनमें से किस ग्रंथ को आधार बनाया है? आचार्य शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास की भूमिका में दोस्तों लिखा है कि मैंने अधिकांशतः जो कवियों के परिचय व्रत हैं वो मैंने क्या है, उनमें मैंने ज़्यादा मेहनत नहीं की है, और वो मैंने सीधे सीधे क्या है, मिश्र बंधु विनोद से लिए हैं, ठीक है। और सर्वाधिक दोस्तों इनको क्या है, सहायक ग्रंथ रहा है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों 10 जुलाई 1800 ईस्वी में हुई थी, 10 जुलाई 1800 ईस्वी में। काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास दोस्तों क्या है, 16 भागों में प्रकाशित है। उपन्यास और उपन्यासकार के इस युग्म में कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो परीक्षा गुरु दोस्तों आपका श्रीनिवास दास का हो जाएगा। टेढ़े मेढ़े रास्ते भगवती चरण वर्मा का हो जाएगा, इसमें आतंकवाद है और आपका राजनीतिवाद है, ठीक है, साम्राज्यवाद है, उसका क्या है, टेढ़े मेढ़े रास्तों के रूप में क्या है, भारत विभाजन के रूप में वर्णन किया गया है। झूठा सच यशपाल का हो जाएगा, त्रासदी पर है, भारत विभाजन की त्रासदी। त्यागपत्र हो जाएगा दोस्तों आपके जैनेन्द्र का हो जाएगा। उदंत मार्तंड समाचार पत्र दोस्तों किसने निकाला था? पंडित जुगल किशोर ने। भारत का पहला समाचार पत्र हो जाएगा आपका हिंदी का, ठीक है, पंडित जुगल किशोर ने आपका निकाला था।
हिंदी गद्य का परिष्कृत रूप प्रारंभ में इसी पत्रिका में प्रकट हुआ था। तो दोस्तों ये शुक्ल जी की पंक्ति है, किस पत्रिका की ओर है? ये दोस्तों हरिश्चंद्र चंद्रिका की ओर है। ध्यान रखना, गद्य का परिष्कृत रूप की बात कर रही है, जो कि भारतेंदु युग में ही दोस्तों प्रारंभ हो गया था। तो हरिश्चंद्र चंद्रिका है, जिसका बाद नाम बदल करके हरिश्चंद्र मैगजीन, जिसे हरिश्चंद्र मैगजीन के नाम से भी जाना जाता है। आगे चलते हैं, 83 का हो जाएगा आपके, निम्नलिखित में से कौन सी नाट्य रचना भारतेंदु की नहीं है? तो भारत दुर्दशा है, अंधेरी नगरी है, प्रेम जोगनी है, मयंक मंजरी दोस्तों नहीं है। आधुनिक काल की सबसे प्रधान साहित्यिक घटना शुक्ल जी ने दोस्तों क्या है? गद्य के आविर्भाव को मानी है, इसीलिए इसने आधुनिक काल को क्या है? इन्होंने गद्य काल कहा है, गद्य काल की संज्ञा दी है। मिलजुल मन है दोस्तों आपके मृदुला गर्ग का उपन्यास है। कौन सा युग्म सही नहीं है? तो प्रसाद की दोस्तों स्वर्णधूलि नहीं है, पंत की है। दिनकर की रश्मिरती है, महादेवी की सांदे गीत है, निराला की तुलसीदास है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म है वो सही नहीं है? तो प्रसाद का दोस्तों चंद्रगुप्त नाटक है, मोहन राकेश का आधे अधूरे नाटक है, लक्ष्मी नारायण लाल का स्कंदगुप्त नहीं है, ये आपका प्रसाद का ही है। भारतेंदु की भारत दुर्दशा है। व्योमकेश दरवेश दोस्तों आपका क्या है? किसकी है? ये आपकी हो जाएगी विश्वनाथ त्रिपाठी की दोस्तों जीवनी है। किसकी जीवनी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की जीवनी है। तो ये हो जाएगा आपका जीवनी। इनमें से कौन सी दलित साहित्य के अंतर्गत आती है? दोस्तों झूठन जो आत्मकथा है वो आपकी क्या है? ओम प्रकाश वाल्मीकि की है और दलित साहित्य के अंतर्गत आती है। इनमें से किस कवि का संबंध तार सप्तक से नहीं है? तार सप्तक यानी कि जो पहला सप्तक है, ठीक है, उसे ही दोस्तों तार सप्तक कहा जाता है। और यहाँ पर अज्ञेय हो जाएंगे, रामविलास शर्मा हो जाएंगे, रघुवीर सहाय दोस्तों दूसरे सप्तक के कवि है, मुक्तिबोध हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके रघुवीर सहाय। किस आलोचक ने छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म वित्त का विद्रोह कहा है? दोस्तों नगेंद्र ने कहा है। आगे चलते, इनमें से किस आलोचक को तुलनात्मक आलोचना के लिए प्रसिद्धि दोस्तों मिली थी? वो मिली थी आपके पदम सिंह शर्मा को। ठीक है, आधुनिक काल में सचेतन कहानी आंदोलन के प्रणेता कौन है? तो सचेतन के हो जाएंगे दोस्तों आपके महीप सिंह। ठीक है, इन उपन्यासकारों की प्रवृत्तियों में कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो श्रीलाल शुक्ल है दोस्तों आपकी व्यंग्यात्मकता है, वृंदावन लाल वर्मा ऐतिहासिकता है, फणीश्वरनाथ रेणु की आंचलिकता है, लेकिन जैनेन्द्र की दोस्तों क्या है? मनोविश्लेषणवाद से संबंधित हैं। साहित्य विधा और रचना की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो आत्मकथा दोस्तों नहीं है आपके, ये आपकी जीवनी है। किसकी? शरदचंद्र चट्टोपाध्याय की। रेखा चित्र हो जाएगा अतीत के चलचित्र, बिल्कुल सही है। कहानी परिंदे है निर्मल वर्मा की। उपन्यास कुरु कुरु स्वाहा मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास है, ये है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके पहला। काव्य संग्रह और उनके रचनाकारों की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो धूमिल सुदामा पांडे, धूमिल की दोस्तों संसद से सड़क तक, ये बिल्कुल सही है। गे की आंगन के पार द्वार, बिल्कुल सही है। कुंवर नारायण की दोस्तों नहीं है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की काठ की घंटियाँ हैं। धर्मवीर भारती की क्या है? कनुप्रिया हो जाएगी। तो इसका उत्तर हो जाएगा तीसरा। इनमें से कौन सा ललित निबंधकार नहीं है? मैंने आपको बहुत बार दोस्तों बताया है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुबेरनाथ राय, विद्यानिवास मिश्र, तीनों ही दोस्तों क्या है? ललित निबंधकार हैं, जबकि नंदुलारे वाजपेयी नहीं है, ये सौष्ठववादी आलोचक माने जाते हैं। इनमें से कौन सा उपन्यास भारत पाक विभाजन की त्रासदी से संबद्ध है? तो ये आपका दोस्तों तमस उपन्यास है, 1973 में भीष्म साइनी का, भारत पाक विभाजन से संबंधित है। आधा गांव उपन्यास के लेखक दोस्तों 1966 में राही मासूम रजा हैं। इनमें से गाजीपुर के गंगोली जिलों की गांव की सैयद मुसलमानों की कथा है इसमें। इनमें से कौन सी पत्रिका राजस्थान से प्रकाशित नहीं होती है? तो दोस्तों मधुमती, शेष, संबोधन राजस्थान से प्रकाशित है, लेकिन जो ज्ञानोदय है वो राजस्थान से प्रकाशित नहीं होती है। आगे चलते हैं, लक्षणा शब्द शक्ति की परिभाषा से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो लक्षणा शब्द शक्ति दोस्तों मुख्य अर्थ में बाधा उत्पन्न होती है, सही है। मुख्य अर्थ बाधित होने पर अन्य अर्थ ग्रहण करना, बिल्कुल सही है। अन्य अर्थ का मुख्य अर्थ से कोई संबंध नहीं होता, यही दोस्तों गलत हो जाएगा। रूढ़ या प्रयोजन के आधार पर अन्य अर्थ ग्रहण करना, ये बिल्कुल सही है। चारों ही कथन दोस्तों इस प्रकार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका तीसरा। निम्नलिखित उक्तियों में व्यंजना शक्ति से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? व्यंजना शक्ति के मुख्य तथा लक्ष्यार्थ को पीछे छोड़ देती है, बिल्कुल सही है। व्यंजना शब्द शक्ति से निष्पन्न अर्थ को व्यंग्यार्थ कहते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, अवधियार्थ कहते हैं, अन्यार्थ कहते हैं, व्यंग्यार्थ कहते हैं। व्यंजना शब्द शक्ति केवल शब्दों पर आधारित नहीं दोस्तों, शब्द आधारित व्यंजना और आपके अर्थ आधारित व्यंजना, ठीक है, दो पर आधारित शब्द और अर्थ पर होती है। व्यंग्यार्थ को ध्वन्यार्थ भी कहते हैं, बिल्कुल सही है। इसका उत्तर हो जाएगा तीसरा। प्रीति करी काहू सुख न लयो, प्रीति पतंग करी दीपक सो आवे प्राण दयो। पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? अर्थांतरन्यास अलंकार है। बिनु पद चले सुने बिनु काना, बिनु करम करई विदनाना। पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो पंक्तियों में दोस्तों हो जाएगा आपके विभावना अलंकार का बहुत ही श्रेष्ठ उदाहरण है तुलसीदास का। रोला छंद के क्या है? इसमें निर्गुण जो निराकार ब्रह्म है दोस्तों, उसमें क्या है? उसके रूप में
उसकी यहाँ पर परिभाषा दी गई है। रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है, तो दोस्तों 24 मात्राएं होती हैं, जहाँ पर 11-13 पर आपके यति होती है। जिस काव्य पंक्ति में स्वच्छता, सरलता, सहज ग्राह्यता, उसमें कौन सा गुण होता है, तो उसमें प्रसाद गुण होता है। बीभत्स रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा, जुगुप्सा हो जाएगा। निम्नलिखित में से स्थायी भाव के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, तो प्रतिकूल परिस्थितियों में यह तिरोहित हो जाता है, यही दोस्तों यहाँ पर गलत हो जाएगा। रस का प्रमुख अवयव है, हर एक सहृदय के अंतःकरण में स्थित रहता है, स्थायी भाव ही रसत्व को प्राप्त करता है। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, तो यहाँ पर दोस्तों स्थायी भाव है वही रस को प्राप्त करता है, जबकि ये दोस्तों तिरोहित नहीं होता, ये शुरुआत से लेकर के अंत तक बना रहता है। आगे चलते हैं। आधुनिक हिंदी कवियों में फैंटेसी के प्रयोग के लिए दोस्तों ये हो जाएंगे आपके गजानन माधव, मुक्तिबोध। प्रतीक के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो अन्योक्ति है, अतिशयोक्ति है, ये दोस्तों गलत हो जाएंगे। प्रतीक द्वारा अन्यथा असंप्रेषित विचारों को व्यक्त किया जाता है, ये बिल्कुल दोस्तों सही है। रमणीयार्थ है, प्रतिपादक शब्द काव्यम, ये आपके पंडित राज जगन्नाथ की हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। भुक्तिवाद किस आचार्य का सिद्धांत है, तो ये दोस्तों आपके क्या है, भट्टनायक का हो जाएगा। काव्य प्रकाश ग्रंथ के रचयिता कौन हो जाएंगे, तो ये आपके दंडी हो जाएंगे। निम्नलिखित में से रस तथा उसके स्थायी भाव का कौन सा युग्म सही नहीं है, तो रस दोस्तों करुण का शोक हो जाएगा, अद्भुत का विस्मय हो जाएगा, श्रृंगार का रति, वीर रस का क्रोध नहीं है, क्योंकि रौद्र का क्या है, रौद्र का क्रोध हो जाएगा। आगे चलते हैं। काव्य हेतु की चर्चा करते समय भारतीय आचार्यों ने किस तत्व को सर्वाधिक महत्व दिया है, तो दिया है दोस्तों प्रतिभा पर। ठीक है, काव्य का साधारणीकरण स्वीकार करते हुए भी वे आलम्बनत्व धर्म के साधारणीकरण पर अधिक बल देते हैं। इस उद्धरण में वे शब्द किस विद्वान के लिए आया, तो ये दोस्तों रामचंद्र शुक्ल ने काव्य के आलम्बन धर्म का भी साधारणीकरण माना है। ध्वनि का सिद्धांत व्याकरणों के कौन से सिद्धांत पर आधारित है, ये दोस्तों स्फोटवाद पर आधारित है। आगे चलते हैं। लॉन्जाइनस के अनुसार शैली का महानतम गुण क्या है, दोस्तों औदात्य यानी कि उदात्त तत्व है। अरस्तु के अनुसार सिद्धांत के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, तो अरस्तु ने प्रकृति की अनुकृति मानते हैं कला को, बिल्कुल सही है। अनुकरण एक सर्जन क्रिया है, बिल्कुल सही है। अनुकरण को नया अर्थ प्रदान कर अरस्तु ने कला का स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित किया, ये भी सही है। अनुकरण के संबंध में अरस्तु का मत प्लेटो के मत से भिन्न नहीं है, बिल्कुल दोस्तों ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अरस्तु का जो मत है प्लेटो के मत से बिल्कुल भिन्न है। प्लेटो है जहाँ पर कला को उपयोगितावाद की दृष्टि से देखता था। ठीक है, वो कहता है एक गोबर से भरी हुई टोकरी भी क्या है, सुंदर हो सकती है यदि उसकी कोई उपयोगिता है। आगे चलते हैं। यह संभव नहीं कि जीवन भर क्षुद्र उद्देश्यों और विचारों से ग्रस्त कोई व्यक्ति स्तुत्य और अमर रचना कर सके। यह विचार किस पश्चिमी आलोचक का है, तो ये विचार हो जाएगा आपके लॉन्जाइनस का। सर्वप्रथम वुडवर्थ ने निर्माण किया था प्रश्नावली का। संवेगात्मक बुद्धि को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको जाता है, डैनियल गोलमैन को। किशोरावस्था बड़ी संघर्ष, तूफान, तनाव और झंझावात की अवस्था है, यह कथन किसका है, तो ये हो जाएगा स्टैनले हॉल का। कोई भी व्यक्ति क्रोध करता है यह बहुत आसान है, किंतु सही व्यक्ति के साथ सही मात्रा में सही समय पर सही प्रयोजन हेतु सही ढंग से क्रोध करना आसान नहीं है, तो ये कथन किसका है, तो ये कथन हो जाएगा दोस्तों आपके अरस्तु का। किशोर प्रौढ़ों को मार्ग में बाधा समझता है जो उसे अपनी स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने से रोकते हैं, यह कथन किसका है, तो ये जो कथन है दोस्तों वो आपके हो जाएगा कॉल्सनिक का। आगे चलते हैं। किशोर अवस्था के आकस्मिक विकास का सिद्धांत कब किसने दिया था, तो 1904 में दोस्तों स्टैनले हॉल ने दिया था। बुद्धि इन चार तत्वों में निहित है, ज्ञान, आविष्कार, निर्देश, आलोचना, तो ये कथन दोस्तों आपके अल्फ्रेड विने का हो जाएगा। किस विधि में उद्दीपन अनुक्रिया के मध्य होने वाले संबंधों का अध्ययन किया जाता है, तो ये दोस्तों प्रयोगात्मक विधि में। आगे चलते हैं। जॉन पी डिकागो ने दोस्तों इस क्वेश्चन को क्या है यहाँ पर डिलीट कर दिया गया था। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद प्रशिक्षण परिषद ने बुद्धि के शिक्षण के लिए कौन सा विभाग खोला है, तो मनोविज्ञान विभाग खोला है। निम्न में से शिक्षक केंद्रित शिक्षण आव्यूह कौन सा है, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों आपके शिक्षक केंद्रित शिक्षण आव्यूह है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके प्रभुत्ववादी शिक्षण आव्यूह है। व्याख्यान के दौरान संप्रेषण श्रेष्ठ होगा यदि शिक्षक तैयार किए गए नोट से पढ़ाता है, गलत हो जाएगा। टिप्पण नोट से तैयार करके आता है, उन्हें मार्गदर्शिका के रूप में प्रयोग करें। तात्कालिक व्याख्यान प्रस्तुत करता है, दूसरे क्षेत्रों में से उदाहरण देते हुए तात्कालिक व्याख्यान प्रस्तुत करता है, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। साइकोलॉजी शिक्षण विधि में दोस्तों हमें सही उत्तर नहीं बल्कि सबसे सटीक उत्तर का चयन करना पड़ता है।
प्रत्येक कक्षा के अंत में पर्यवेक्षित अध्ययन की आवश्यकता होती है, क्योंकि इससे शिक्षकों को स्वतंत्र क्षण मिल जाते हैं, ये नहीं होगा। शिक्षक छात्रों के गृह कार्य का निरीक्षण कर लेते हैं, ये भी नहीं होगा। विद्यार्थियों को गृह कार्य करने का अवसर मिल जाता है, अध्यापक विद्यार्थियों के अध्ययन में सहायता करने का अवसर प्राप्त कर लेते हैं। तो ये दोस्तों क्या है, पर्यवेक्षित अध्ययन विधि की है। शिक्षक में उत्तम प्रणाली वह है जिसमें प्रश्नोत्तर की आवश्यकता ना हो। अध्यापक छात्रों से प्रश्न पूछें, छात्र शिक्षक से शंका समाधान करें, अध्यापक और छात्र दोनों प्रश्न पूछें। विकास एवं वृद्धि हैं एक दूसरे के दोस्तों क्या है, पूरक हो जाएंगी। किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। पक्के अपराधियों की एक विशाल संख्या किशोरावस्था में ही व्यवहारिक जीवन को गंभीरतापूर्वक आरंभ करती है। तो ये दोस्तों वैलेंटाइन का कथन है। सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास साथ साथ चलते हैं, यह कथन किसका है? तो ये दोस्तों आपके क्रो एंड क्रो का है। गेस्टाल्ट के जन्मदाता कौन है? तो गेस्टाल्ट के जन्मदाता हो जाएंगे आपके वर्दाइमर, ठीक है, वर्दीमर, मैक्स वर्दीमर। परंपरागत संबद्धता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ये आपका किया था पॉवलोव ने। मूल प्रवृत्तियां समस्त मानव व्यवहार की दोस्तों चालक हैं, तो मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? मैकडूगल ने, विलियम मैकडूगल ने दिया था। आगे चलते हैं। संकेत अधगम जो कि गहने के सीखने को मान्यता संकेत अधगम जो गहने के सीखने को सामान्यतः जाना जाता है। तो संकेत अधगम को दोस्तों अधगम के किस सिद्धांत से? व्यवहारवादियों के, आपके जो परंपरागत संबद्धता सिद्धांत है, ठीक है, परंपरागत यानी कि आपके शास्त्रीय पॉवलोव के सिद्धांत से क्या है, यहाँ पर क्या है, अनुबद्ध किया जाता है संकेत अधगम को। किस पहलू में मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने की विधियां बताई जाती हैं? तो दोस्तों संरक्षणात्मक पहलू में मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने की विधियां बताई जाती हैं। कौन से आयु को सुकराती विधि? तो दोस्तों यहाँ पर प्रश्नोत्तर आयु को सुकराती विधि के नाम से जाना जाता है। रॉबर्ट एम गेनी ने अधगम की कितनी परिस्थितियां बताई हैं? तो यहाँ पर दोस्तों 8 परिस्थिति, यहाँ पर इन्होंने 8 स्तर बताए हैं सीखने के। सकमेन का परीक्षा मॉडल निम्न में से कौन सा है? तो ये दोस्तों आगमनात्मक हो जाएगा। आगे चलते हैं। कंप्यूटर कुंजी पटल कीबोर्ड की कुंजी उत्पन्न करती है। तो ये दोस्तों अनुदेश कूट उत्पन्न करती है, जैसे कि क्या है, सॉफ्टवेयर जो हार्ड वो है आपका जो है प्रोसेसर पकड़ता है कंप्यूटर का और तब वो प्रक्रिया करता है। कंप्यूटर उपगम अनुदेशन में सम्मिलित नहीं है। इंटरनेट, सीवी डीवीडी, एक्सेल सीट, पावर पॉइंट, प्रिंटर दोस्तों सम्मिलित नहीं है। आईसीटी द्वारा शिक्षा प्रभावित होती है। धार्मिक भावना से, सामाजिक, कंप्यूटर प्रोसेस की स्पीड से, कंप्यूटर शिक्षण कौशल, प्रोग्राम तथा कंप्यूटर से। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। उपग्रह संप्रेषण के काम में किसकी आवश्यकता नहीं है? ट्रांसपोंडर की, प्रवाहक की, संग्राहक की, राडार की। तो दोस्तों यहाँ पर राडार की आवश्यकता नहीं है। उपग्रह संप्रेषण के काम में किसकी आवश्यकता नहीं है? तो राडार की आवश्यकता अब नहीं रह गई है। सीधा ही अब हम नेट चलाते हैं, वहाँ दोस्तों राडार से कोई कनेक्शन नहीं है, वहाँ सीधे ही उपग्रह से आता है। तो ट्रांसपोंडर होना चाहिए, यानी प्रवाहक होना चाहिए, संग्राहक होना चाहिए और प्रवाहक होना चाहिए। आगे चलते हैं। इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? तो दोस्तों इनपुट डिवाइस यहाँ पर जो नहीं है वो हो जाएगा आपके मॉनिटर, क्योंकि मॉनिटर है वो आपकी चीज़ों को, जो स्क्रीन होती है वो आपकी चीज़ों को प्रदर्शित करता है, जबकि जॉयस्टिक से हम सूचना डालते हैं। मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, तो ये आपके इनपुट डिवाइस हैं। इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस दो प्रकार के हैं। तो ये आपका 150% दोस्तों आपके 2013 का ये आपका पेपर है, वो हमने हल करके देख लिया है। तो आपको दोस्तों वीडियो कैसी मिली, कैसी लगी है, कमेंट करके बताना। और आगे भी दोस्तों इसी प्रकार हम आरपीएससी के सारे प्रश्नों को दोस्तों देख लेंगे। और जो आपके आरपीएससी प्रीवियस ईयर की प्लेलिस्ट है, वहाँ पर आपको सारे पेपर मैंने करा दिए हैं। कॉलेज लेक्चरर का हो, चाहे आपके आरपीएससी 2018 का हो, बहुत सारे पेपर आपको वहीं पर मिल जाएंगे, तो वहाँ पर आप चेक करके देखें। तो चलिए आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।